ओके स्टूडेंट, आज हमारा जो विषय है वह है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है वैद्युत मशीनों का सामान्यीकृत विवेचन। इसका क्या मतलब है? इस चैप्टर का मतलब ये है कि सारी मशीनों को उनके एक जनरल रूप में समझना और जानना, यानी कि जितनी भी हमारी मशीनें हैं वह उनमें क्या समानताएं हैं, क्या उनके पार्ट्स हैं, कैसा उनका रख रखाव है, उन सब की पूरी डिटेल इसमें बताई जाएगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन सारी मशीनों में कौन सी सामान्य बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, समान हैं। इसके अंतर्गत पहला हमारा टॉपिक है परिचय। देखिए, जैसा कि आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कन्वर्जन के बारे में, तो ये होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा संरक्षण हमें ये बताता है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही कभी नष्ट होती है, वह केवल रूपांतरित होती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो बल्ब जलता है उसी का एक उदाहरण ले लें, तो उसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आती है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जनरेटर को चलाने के लिए जो युक्ति होती है वो मैकेनिकल एनर्जी से प्राप्त होती है। उसके बाद जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अब उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी करंट है, उसका यूज़ हम वैद्युत बल्बों में करते हैं। वैद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसका एक रेजिस्टेंस होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तब उसमें एक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो यहाँ पर हीट एनर्जी में दिखाया गया है। जब यह पदार्थ, यह तंतु गर्म होता है तो इसमें से लाइट निकलती है, किरणें निकलती हैं, जिन्हें हम लाइट एनर्जी कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी कन्वर्जन का। अब इसके बाद हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेटिंग मशीन, यानी कि जितने भी हमारे जनरेटर हैं या मोटर हैं उसमें जितने भी घूमते हुए भाग हैं, उसके स्टेटर हैं, वह किस प्रकार काम करते हैं। और जैसा कि हमें पता है हमारे पास दो तरह की धाराएं होती हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में हम प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा बोलते हैं। थोड़ा सा परिचय प्रत्यावर्ती धारा का हम ले लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो समय के अनुसार लगातार अपनी दिशा व परिमाण बदलती रहती हैं, उन्हें हम एसी करंट कहते हैं। और डीसी करंट वह करंट होती हैं जो समय के साथ अपने दिशा और परिमाण को नहीं बदलती, वो लगातार कांस्टेंट होती हैं, स्थिर होती हैं। और इन्हीं धाराओं का यूज करके हमने एसी जनरेटर और मोटर बनाया और डीसी जनरेटर और मोटर बनाया। तो ये जितनी भी मोटरें हैं उनको एक जनरल रूप में हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेटिंग मशीन। और इनकी क्या समानताएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा स्टेटर एंड रोटर, यानी जितनी भी हमारी मशीनें हैं वो एसी हो चाहे डीसी हो, उसके दो पार्ट होते हैं। एक स्टेटर, स्टेटर माने मशीन का एक रुका हुआ भाग, और दूसरा है रोटर, मशीन के जितने भी घूमते हुए भाग हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोटर। तो इस प्रकार कोई भी मशीन हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। दूसरा है टू मैग्नेटिक फील्ड, द्विचुंबकीय क्षेत्र। देखिए, कोई भी टॉर्क तब डेवलप होगा
जब दो मैग्नेटिक फ्लक्स, दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे की बल रेखाओं को काटेंगे और उसके बाद उत्पन्न जो टॉर्क होता है उसी से हमारा रोटर रोटेट करता है। थोड़ा सा उसको भी समझेंगे। मान लीजिए ये मशीन का स्टेटर है और इसमें आपके फील्ड हैं NS और इसी के बीच में आपका एक रोटर है, उसका अपना फील्ड है S इधर है और N इधर है। इसकी अपनी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इसकी अपनी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। जब यह एक सीध में होते हैं तब इसमें कोई टॉर्क नहीं लगता, लेकिन जब इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा घुमाते हैं तब यहाँ पर इसके बीच में एक एंगल अल्फा बनता है। तो ये मैग्नेट इस रोटर के मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है। इसके बारे में एक अलग टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो जब ये अलाइन होते हैं तो इसमें कोई टॉर्क नहीं लगता और जब रोटर थोड़ा मूव करता है तब उसमें टॉर्क लगता है। तो वो होता है टू मैग्नेटिक फील्ड, द्विचुंबकीय क्षेत्र। फिर तीसरा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र के समरेखन की अवधारणा। वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर दी है कि जब इसका अक्ष और रोटर का अक्ष एक समान होते हैं तब इनमें टॉर्क नहीं लगता, लेकिन जब रोटर का अक्ष स्टेटर के अक्ष से थोड़ा अलग होता है तो उसमें टॉर्क लगता है। फिर हमारा आता है मशीन एंक्लोजर, मशीन का आवरण। देखिए, मशीन चाहे जो हो वो बाहर वातावरण में काम करती है, उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस भी लगता है, गर्मी, धूप, हवा सब उसमें लगती है। तो उसको बचाने के लिए हम मशीन एंक्लोजर का यूज़ करते हैं, यानी कि हम मशीन को एक आवरण देते हैं। अब आता है पांचवा पॉइंट, कूलिंग सिस्टम। देखिए, मशीनों में कुंडलन होती है, कुंडलन का अपना प्रतिरोध होता है और जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो कुंडलन हमारी गर्म होने लगती है। यदि वह एक सीमा से ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो कुंडलन हमारी जल जाएगी। इसी कुंडलन को बचाने के लिए हम मशीनों में क्या यूज़ करते हैं, कूलिंग सिस्टम। कैसे करते हैं, मशीन का जो रोटर रोटेट हो रहा होता है उसके बीच में ही एक पंखा उसके पीछे लगा देते हैं। जब हमारा रोटर रोटेट करता है तो वही फैन हमारा रोटेट होके जो हमारी कुंडलन है, जो कॉइल है, उनको ठंडा करता है। फिर छठा पॉइंट है असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग, यानी कि मशीनों को खोलना और पुनः उसको जोड़ना। AC मशीन हो चाहे DC मशीन हो, इनके जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग एक समान होते हैं, इसलिए उनको खोलने की और पुनः जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह एक समान होती है। फिर सातवां है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मरम्मत एवं संरक्षण। देखिए, मरम्मत तब की जाती है जब किसी मशीन में फॉल्ट पड़ जाए, तो इनके मरम्मत का भी तरीका लगभग एक जैसा होता है। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का मतलब मशीन का रख रखाव, ताकि उसमें कोई फॉल्ट ना आए, कोई दोष ना आए और मशीन हमारी अच्छे से काम कर सके। अब इस टॉपिक के बाद कुछ अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग समझेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली, डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी। इसमें दो चीज़ें आपको मुख्य रूप से बतानी है, बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, AC मशीन, DC मशीन, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ नहीं रखी। और हमारी आगे की टर्मिनोलॉजी है जनन क्रिया, जनरेटिंग एक्शन, यानी कि जनरेटर में विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके लिए सबसे पहला हमें फैराडे का विद्युत चुंबक प्रेरण नियम पता होना चाहिए, जो कि यह कहता है कि किसी भी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में
यदि परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली में धारा प्रवाहित करता है और ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और दूसरा उनका नियम था, जब कोई चालक किसी फ्लक्स को काटेगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। तो जनरेटिंग एक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल E वो इस सूत्र की सहायता से दिखाया जाता है। इतने वोल्ट्स होते हैं। N क्या है? जो हमारी कुंडली होती है इसमें ये वर्तनों की संख्या होता है और d∅dt जो हमारा फ्लक्स है उसके परिवर्तन की दर। और ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वह ये बताता है कि इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल अपने ही उत्पन्न होने का विरोध करता है। अब देखिए, जो जनरेटिंग एक्शन हम लोग जनरेटर में देखते हैं, जनरेटिंग एक्शन, उसमें हम गतिज विद्युत वाहक बल के कारण हमारा धारा प्रवाहित होता है, जिसको कि हम फर्दर दिखाते हैं इससे, इस सूत्र से हम दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यही हमारा फ्लक्स घनत्व होगा, B हमारा फ्लक्स घनत्व होता है। अब इसमें जब हम चालक को रख कर इसकी V चाल से गति कराएंगे तो इस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो B हमारा फ्लक्स हो गया, L चालक की लंबाई और V इस चालक की गति। और ये जो थीटा है ये चालक और फ्लक्स के बीच का एक कोण होता है। मान लीजिए ये लंबवत हो तो थीटा का मान 90 होगा, तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो वो BLV के बराबर हो जाएगा। और यदि थोड़ा तिरछा गति करे तो इसके बीच में एक एंगल होगा, तब यहाँ साइन थीटा का रोल आ जाएगा। दूसरा है हमारा मोटरिंग क्रिया। इसमें क्या होता है, जब किसी धारा वहन करते हुए चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। जनरेटिंग एक्शन में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम काम करता है और मोटरिंग एक्शन में हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कार्य करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फ्लक्स है, ये अगर मोटर होगी तो हम इस चालक में धारा प्रवाहित करेंगे, तब इस पर एक बल कार्य करेगा और ये रोटर घूम जाएगा, जिसके घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होती है, जो कि ये बताता है कि यदि हम अपने अंगूठे अपनी पहली और दूसरी उंगली को लंबवत रखें और यदि हमारी पहली उंगली फ्लक्स और दूसरी उंगली हमारी विद्युत वाहक बल को बताए तो हमारा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। तो आज के लिए इतना ही है क्लास। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।